Ordinary differential equations of first order, video number 27. Ordinary differential equations of first order and higher degree. And higher degree, video number 2. Equation solvable for x का पहला वीडियो. इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स के बारे में पढ़िए. अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be solvable for x if it can be put into the form x equal to a function of y and p. भाई जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसमें x होगा, y होगा, p होगा. तो अगर x कायदे से निथर आवे, अलग हट जाए, तो हम कहते हैं x के लिए सॉल्वेबल है इजीली. डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये पता करना कि x के लिए सॉल्वेबल है, y के लिए सॉल्वेबल है, थोड़ा सा कठिन होता है. ध्यान से देखो कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से किसकी वैल्यू निकल आएगी. अगर x की तो x के लिए सॉल्वेबल है, अगर y की तो y के लिए सॉल्वेबल है, अगर दोनों की तो दोनों के लिए सॉल्वेबल है. मैं ऐसा भी एग्जांपल कोई बताऊंगा आपको जो x के लिए भी सॉल्वेबल होगा, y के लिए भी सॉल्वेबल होगा. पहली बात. दूसरी बात, यदि कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो मात्र ट्रायल एंड एरर का ही एक रास्ता है कि आप रफ कॉपी पे ट्रायल कीजिए, x के लिए सॉल्व करिए, थोड़ी दूर चलिए. अगर आपको रास्ता मिलता चले तो चलते चलिए, और नहीं तो आपको उबड़ खाबड़ रास्ता खुद ही आपको अनइजीनेस फील होगा तो भागिए, फिर y के लिए दूसरे के लिए सॉल्व करके देखिए. ये प्रैक्टिस की चीज़ है, ये हमारे सिखाने से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा. नंबर 1, इसको फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग इट with respect to y, we get an expression like, ये तो dx अपॉन dy हो जाएगा, dx अपॉन dy, जिसे आप 1 अपॉन p लिख सकते हो क्योंकि p dy बाई dx होता है. इधर देखो y है, p है, और y के लिए डिफरेंशिएट किए हो तो अब क्या क्या आ जाएगा, y रहेगा, p रहेगा और dp अपॉन dy और आ जाएगा. तो हम लिख दे रहे हैं इसको कि ये इस टाइप का है, फंक्शन ऑफ y कामा p कामा dp अपॉन dy. नंबर 2, इसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. लेट कैपिटल F ऑफ x कामा y कामा c इक्वल्स टू 0. नंबर 3, dp अपॉन dy इंटीग्रेट होने पर p रहेगा, इसमें c अभी नहीं आएगा, आएगा x नहीं आएगा ना, क्योंकि इधर देखो y है, p है, dp अपॉन dy है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या क्या रहेगा, इंटीग्रेट करोगे तो p रहेगा, y रहेगा और c रहेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि p कामा y कामा c. be the solution of 2. Then eliminating eliminating p between 1 and 3, we get required solution, required जनरल सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में c भी आ रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन के सोल्यूशन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ रहा है, इसलिए जनरल सोल्यूशन कैसे. अब समस्या उठती है एलिमिनेशन की. मान लीजिए 1 और 3 के बीच में आप p एलिमिनेट ही ना कर पाओ तो क्या करोगे? तो हम x की वैल्यू
P और C के रूप में y की वैल्यू P और C के रूप में निकाल देंगे और कह देंगे दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ जनरल सोल्यूशन, माने जनरल सोल्यूशन पैरामीट्रिक फॉर्म में उसको हम एक्सप्रेस कर देंगे। नोट, पहला नोट, इफ एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल then we write general solution in parametric form as x equal to capital F1 of P comma C, y equal to capital F2 of P comma C। 1 और 3 को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे P और C के रूप में, y की वैल्यू निकाल देंगे P और C के रूप में, और हम कह देंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है। नंबर 2, ये मेथड बहुत आसानी से पकड़ में आता है तब जब इक्वेशन में y एब्सेंट रहे, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो गया कि x के लिए सॉल्वेबल होगा कि y के लिए, तो हम x के लिए उसको सॉल्व कर लेंगे। This method या this approach is suitable when y is absent in the given equation। अब आइए एग्जाम्पल देखा जाए, फिर से एक बार सब पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आसान चीज़ है सब। डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ा टीचिंग की गुंजाइश थोड़ी बहुत ज़्यादा। हमने आपको मेथड समझा दिया, प्रोसेस बता दिया सब, और एग्जाम्पल कर करके दिखा देंगे 2-4 टाइप के सब। प्रैक्टिस करिए तो 2 ही प्रकार के इक्वेशन मिलेंगे, एक जिसमें क्लियर कट सोल्यूशन आ जाएगा, दूसरा जिसमें एलिमिनेशन संभव नहीं हो पाएगा तो हम सोल्यूशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देंगे। आइए देखते हैं। समझ गया ना क्या किया? x का मान पहले निकाला, y के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जो आया उसको सॉल्व किया, अब जो आया उसके और पहले के बीच में हमने p को एलिमिनेट कर दिया। एग्जाम्पल 1, y equals to 2px plus y स्क्वायर p क्यूब। नंबर 1, p के लिए सॉल्वेबल है, हम इस पर विचार ही नहीं करेंगे। p में क्यूबिक इक्वेशन आ गया, p के लिए सॉल्वेबल है, हम तभी विचार करेंगे जब p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस उससे ज़्यादा है तो फिर आप सोचिए किसी और मेथड के बारे में, किसी और अप्रोच के बारे में कि x के लिए सॉल्वेबल तो नहीं है, y के लिए सॉल्वेबल तो नहीं है। तो अब हमें कन्फ्यूज़न ये दूर करना है कि ये x के लिए सॉल्वेबल है, y के लिए सॉल्वेबल है। तो इक्वेशन को गौर से देखिए, बताइए इसमें से x की वैल्यू आप तुरंत निकाल लेंगे जल्दी से, आसानी से, या y की, x की ना, क्योंकि x अकेला है 1 डिग्री में, y 2 जगह है, 1 डिग्री में भी है और 2 डिग्री में भी है, तो झंझट हो जाएगा ना निकालने में y की वैल्यू। तो इसी से पता चला कि ये x के लिए सॉल्वेबल है। इम्प्लाइज दैट, या लैंग्वेज ऐसे लिख दें तो अच्छा लगेगा, सॉल्विंग फॉर x, सॉल्विंग फॉर x वी हैव x इक्वल्स टू, यहाँ से या 2px इक्वल टू पहले लिख लें y माइनस y स्क्वायर p क्यूब
implies that x equals to y minus y square p cube upon 2p. Differentiating with respect to y, differentiating with respect to y, we get dx upon dy यानी कि 1 upon p इक्वल्स टू 1 upon 2 अलग कर लिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्यों उसको शामिल कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन में। कोसेंट रूल लगाइए, पी स्क्वायर, फिर p इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, कैसा डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3p स्क्वायर डी अपॉन डी वाई, फिर माइनस पी क्यूब और इसका डेरिवेटिव 2y, ये हो गया। फिर माइनस न्यूमरेटर y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर p का डेरिवेटिव dp अपॉन dy। इस p स्क्वायर को यहाँ ले आओ, 2 को भी इधर ही ले आओ, इम्प्लाइज दैट 2p स्क्वायर अपॉन p इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते चलिए, p माइनस 3y स्क्वायर p क्यूब dp अपॉन dy, ओके, 3y स्क्वायर p क्यूब dp अपॉन dy, फिर माइनस 2y p टू द पावर 4, इसको खोलिए, माइनस y dp अपॉन dy प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब dp अपॉन dy। तो ये वाला टर्म एक जैसा है। देखो ये कितना आएगा, ये 2p आएगा ना, 2p, और p को इधर कर दिया तो 2p माइनस p बराबर कितना हो गया, p इज इक्वल टू, ये हट गया उधर, तो इसको मिक्स करो, कितना आएगा दोनों मिल करके, माइनस 2y स्क्वायर पी क्यूब dp अपॉन dy, और कौन बचा भाई, इसको लिखिए माइनस y dp अपॉन dy, और फिर इसको लिखिए माइनस 2y p टू द पावर 4। तो p को भी उधर ही ले चलो, तो उधर ही काहे ले चलो, उधर ले जाओगे फिर निगेटिव हो जाएगा, इस सबको इधर ले आओ। तो जब सबको इधर ले आओगे बेटा, तो ये टर्म और ये टर्म ऐसे होंगे जिनमें dp अपॉन dy नहीं है, और इन दोनों में dp अपॉन dy है, तो ऐसे ही ग्रुपिंग हम बना लेंगे। implies that p प्लस 2yp टू द पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर पी क्यूब प्लस y और dp अपॉन dy, कहने का मतलब ये था, इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट p कॉमन हो गया, 1 प्लस 2y पी क्यूब प्लस इसमें से y निकलेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस 2y पी क्यूब dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 2y पी क्यूब कॉमन, ब्रैकेट में p प्लस y dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0, नंबर 2। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये जो प्रोसेस आपने किया, इस प्रोसेस को करने पर 2 स्थितियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। या तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मिला है 1 2 3 4 ना, 4 टर्म्स में 2 टर्म्स dp अपॉन dy वाले होंगे और 2 टर्म्स बिना dp अपॉन dy वाले होंगे। तो ऐसे ग्रुप करके फैक्टर्स निकल आता है।
तो जब ये फैक्टर्स निकल आएगा तो हम इस हिस्से को लेंगे। जब हम आपको एल्गोरिथम लिखवा रहे थे तो उसमें यही था कि हमको लेना है P जिसमें हो, Y जिसमें हो, dP/dy हो, तो ये हिस्सा है जनरल सोल्यूशन की ओर जाएगा। प्रश्न उठता है कि ये क्या करेगा, तो ये आप देखोगे कि ये भी एक सोल्यूशन देगा, ये भी एक सोल्यूशन देगा जो जनरल सोल्यूशन का मेंबर नहीं होगा। तो ऐसे ही हल को विलक्षण हल कहते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हिस्सा सिंगुलर सोल्यूशन देगा, ये हिस्सा जनरल सोल्यूशन देगा। दूसरी स्थिति आपको मिल सकती है कि आपको इस स्थान पे 4 टर्म्स न मिल करके 3 टर्म्स मिलेंगे। जब 3 टर्म्स मिलेंगे तो फैक्टर्स नहीं होंगे, फैक्टर्स नहीं होंगे तो लीनियर इक्वेशन में सेटिंग होगी। लीनियर इक्वेशन याद है ना, dy/dx + py = q जैसा, तो फिर उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल करके सोल्यूशन निकाला जाता है। मैं 2 वीडियो इस पे आपको दूंगा, घबराइए मत, हर तरह के एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख दूंगा। तो जब ये फैक्टर वाली स्थिति आती है तो हम कायदे से इसको 2 हिस्सों में लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन। तो आइए पहले हम लोग लिखें जनरल सोल्यूशन। टेकिंग सेकंड फैक्टर, अगर ये इधर लिखा रहा है तो लिखिए टेकिंग फर्स्ट फैक्टर, माने इसको लेना है जिसमें P हो, Y हो, dP/dy हो। टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2 P + Y dP/dy = 0। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का इक्वेशन है। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इसको मिटाएंगे नहीं, इसी लिखा रहने दो, डिफरेंट कलर में भी है, हमारे काम में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारी नज़र के सामने होना चाहिए। implies that y dP/dy = -P, implies that dP/P = -dy/y, देख लें, dP/P = dy/y with negative, integrating we get log P = log C minus log y, and it gives P = C/y नंबर 3। 1 और 3 के बीच में P को एलिमिनेट करने से जनरल सोल्यूशन आता है। एलिमिनेटिंग P बिटवीन 1 and 3, eliminating P between 1 and 3, we obtain y = 2x into P C/y plus y² into P³ C³/y³ = 2cx/y plus C³/y, y से मल्टीप्लाई कर दो, implies that y² = 2cx plus C³। यही जनरल सोल्यूशन है। वेयर C इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये लिखना अनिवार्य होता है, मैं नहीं लिखता हूँ लेकिन आप जरूर लिखिएगा। वेयर C इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब हम निकालेंगे सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन, हर क्वेश्चन में नहीं सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा ना उसी में मिलेगा, उसी में मिलेगा ही, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। वैसे तो सिंगुलर सोल्यूशन का ट्रायल आप हर इक्वेशन के साथ ही ले सकते हो, मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, ट्रायल तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, इसे आप छोड़ नहीं सकते ना, इसे कैसे छोड़ना बताइए। टेकिंग सेकंड फैक्टर ऑफ 2, टेकिंग सॉरी फर्स्ट फैक्टर, क्या दिमाग सोचते रहता है 4 स्टेप आगे। टेकिंग फर्स्ट फैक्टर ऑफ 2, वी हैव 1 + 2yp³ = 0।
इसके और 1 के बीच में p को एलिमिनेट करोगे बाबू तो सिंगुलर सोल्यूशन आएगा। इंप्लाइज दैट p क्यूब इक्वल टू -1/2y। नंबर 4। Eliminating p between 1 and 4. Eliminating p between 1 and 4. y इक्वल टू 2px। p को नहीं छेड़ रहा है, देखो तरीका देखो, नहीं तो फिर घबरा जाओगे। प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी क्यूब। पी क्यूब की वैल्यू सीधा सीधा रखो -1/2y। This will be 2px minus y by 2 implies that ये y by 2 इधर आएगा तो कुल कितना हो जाएगा 3/2 ना, 3y by 2 इक्वल्स टू 2px क्यूब कर दीजिए। implies that 27y क्यूब इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 का क्यूब 64 एक्स क्यूब पी क्यूब इक्वल टू 64 एक्स क्यूब इंटू फिर पी क्यूब की वैल्यू -1/2y रख दो, -1/2y। तो ये 2 बैलेंस कर दिया जाए। अब कितना आ गया ये 3y इक्वल टू -64 एक्स क्यूब अपॉन वाई। y से मल्टीप्लाई कर दो। अरे कहाँ हम यहाँ देख लिए, यहाँ देखना था ना, सॉरी। तेरे 27y क्यूब, गड़बड़ हो गया, कहीं नहीं जाने का, कोई दरवाजा पीट रहा था तो दिमाग नीचे आ गया। इम्प्लाइज दैट ये है दादा, ये 27y क्यूब इज इक्वल टू -32 एक्स क्यूब, और ये y इधर आकर के इसको y⁴ बना देगा। 27y⁴ प्लस 32 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, उत्तर मैंने देख लिया। 27y⁴ प्लस 32 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। ये सिंगुलर सोल्यूशन है। सिंगुलर सोल्यूशन की एक पहचान ये होती है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसमें होता है, जनरल सोल्यूशन में। और c की कितनी वैल्यूज हम यहाँ असाइन कर सकते हैं, असंख्य, इनफाइनाइट वैल्यूज वी कैन असाइन टू c। यानी ये एक फैमिली है, इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, असंख्य सोल्यूशंस हैं, असंख्य सोल्यूशंस हैं, और उसमें से ये नहीं है। गजब विलक्षण है भाई, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगुलर सोल्यूशन, विलक्षण हल। एग्जाम्पल 2 आइए देखें। अब एक एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं जिसमें एलिमिनेशन का संकट हो। आओ देखते हैं जरा। एग्जाम्पल 2, p इक्वल टू tan of x माइनस p/1 प्लस p स्क्वायर। ये है नंबर 1। सॉल्विंग फॉर x, y एब्सेंट है, ध्यान रहे y एब्सेंट, y इसमें नहीं है, इसलिए ये ललकार दीजिए कि ये x के लिए सॉल्वेबल है। सॉल्विंग फॉर x, tan इनवर्स p इज इक्वल टू x माइनस p/1 प्लस p स्क्वायर। implies that x इक्वल्स टू tan इनवर्स p
प्लस p अपान 1 प्लस पी स्क्वायर। इसकी नंबरिंग हम कर रहे हैं, कुछ खास मकसद है, आपको बताएंगे बाद में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट dx अपान dy, जिसको हम 1 अपान पी लिख रहे हैं, इक्वल टू tan इनवर्स p का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो पहले p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बगल में dp अपान dy लिख देंगे। 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर dp अपान dy, प्लस वही हाल यहाँ भी है। इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और बगल में लिखिए dp अपान dy। बाई चेन रूल नीचे हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर अब p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस पी इंटू 2p, ये इक्वल्स टू 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर dp अपान dy। ये कितना हो गया भाई? 1 माइनस पी स्क्वायर ना, अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर dp अपान dy इक्वल्स टू 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई dp अपान dy। तो देखो dp अपान dy वाले दो टर्म आए हैं, लेकिन बिना dp अपान dy वाला दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। तो इस केस में वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे जैसे उसमें बना था। इम्प्लाइज दैट 1 अपान पी इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके जोड़ा जाए। एलसीएम कितना आएगा भाई? 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर और dp अपान dy इक्वल्स टू 2 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर dp अपान dy। implies that dp अपान dy इज इक्वल टू, ये उधर आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर अपान 2p, यही तो होगा dp अपान dy। तो p वालों को इधर ले आइए, y को उधर ले चलिए, तो बेहतर है कि हम dy को इधर ही ना रखें। चलो ऐसे लिख देते हैं 2p अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर dp इक्वल्स टू dy। इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब इसका इंटीग्रल आप मौखिक नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते तुरंत, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इसको ऐसे लिख दो, इंटीग्रल 2p dp अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका इंटीग्रल कितना होगा? y और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 1 और 2 तो हमें चाहिए, हम इसको मिटाएंगे नहीं। इसे दोबारा मत उतारिए, इसलिए इस पर कट मार दे रहे हैं। अब बाईं तरफ आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पुटिंग 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, सो दैट 2p dp इज इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल हो गया, p dp इक्वल टू t dt, वी गेट इंटीग्रल। अच्छा 2p dp था, 2p dp है, तो यहाँ भी 2 लगा ही दो भाई, जब है तो है। 2p dp की जगह हम क्या लिख दें? 2t dt अपान टी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस सी। इम्प्लाइज दैट 2 बाहर कर लो, इंटीग्रल, ये 4 पावर है, 1 पावर है, 3 पावर नीचे बचा, तो ऊपर हो जाएगा t टू दी पावर -3 dt इज इक्वल टू y प्लस सी। कितना आ जाएगा भाई? t टू दी पावर -2 अपान -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस सी। इम्प्लाइज दैट 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -1 अपान टी स्क्वायर इक्वल टू y प्लस सी।
टी स्क्वायर माने ये implies that -1/1 plus p square equals to y plus c. तो अब देखो जो आया है, जो ये आया है, जो ये नंबर 1 है, दोनों के बीच में p एलिमिनेट करना है। नहीं एलिमिनेट होगा। कैसे एलिमिनेट करोगे बताओ? तो क्या करेंगे हम फिर ऐसी स्थिति में? x की वैल्यू p और c के रूप में, y की वैल्यू p और c के रूप में लिख देंगे। तो x की वैल्यू तो p के रूप में लिखा ही है, c इसमें नहीं है तो नहीं है। y की वैल्यू p और c के रूप में साफ साफ दिख रहा है। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, अब c इधर आके माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए जो माइनस है इसको हम प्लस को हम माइनस कर दें। कभी कभी ये मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा, अच्छा लगने के लिए केवल। और अगर अच्छा लगे ना लगे, बेमानी मीनिंगलेस बात हो जाए तो कोई बात ही नहीं। तो y बराबर हो जाएगा c माइनस 1/1 प्लस पी स्क्वायर नंबर 3। सो द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस एंड दैट। आंसर मिला लूं? x इक्वल टू tan इनवर्स p प्लस p/1 प्लस पी स्क्वायर and y equal to c minus 1/1 plus p square s. Parametric form of general solution is, parametric form is, या पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक सोल्यूशंस, ऐसे ना बहुवचन लिखोगे तो आर लिखना पड़ेगा। तो इज लिखो x इक्वल टू tan इनवर्स p प्लस p/1 प्लस पी स्क्वायर कामा y इक्वल टू c माइनस 1/1 प्लस पी स्क्वायर। अगले वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे। अभी तक लीनियर जैसा नहीं बना तो एक मैं खोज के एक लीनियर वाला भी कराऊंगा। एलिमिनेशन ना हो पाए इस पर एक और कराऊंगा। एक ऐसा भी कराऊंगा जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा हो ना, देखेंगे, एक वीडियो और देंगे आपको इस पर। अभी 2 एग्जाम्पल से बात नहीं बन रही है, मन जुड़ा नहीं रहा है। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।